स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। और मैं हर शर्मा आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में जो आपका कृषि अर्थशास्त्र विषय है, उसके बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स जो आपको समझ में नहीं आते हैं उनको मैं बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस जो लाइव सेशन में जो श्रृंखला हम रखने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले पाठ्यक्रम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा 70% आपका निर्धारित किया गया है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। और आगे सीरीज में हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर आपको थोड़ा कम करना है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो चीज़ें बताता चलूंगा नोट इम्पॉर्टेंट हैं तो वो भी आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। देखते हैं कितने लोग लाइव आ चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं। और अभी 59 लोग लाइव हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि इस इकोनॉमिक्स में जो कंसेप्ट हैं वो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि लोग आ सकें। ठीक है, अभी ज़्यादा लोग लाइव नहीं आए हैं। ठीक है, अभी शेयर करिए आप लोग, तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स है क्या और इकोनॉमिक्स क्यों हम पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर में इसका क्या मतलब कि महत्व है। तो इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी रणनीति क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, और उस हिसाब से हम अपने लेक्चर को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा, तो वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र का है 2022-23 जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए है, तो उसका पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं जो कि 70% उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम पे आते हैं। तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम आपके समक्ष यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पाठ्यक्रम को देखते हैं। तो पाठ्यक्रम में प्रारंभिक अर्थशास्त्र में हम अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। ठीक है, उसका अर्थ क्या है और उसका क्षेत्र यानी कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है, और राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। ठीक है, ये मोटा मोटा 3 टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं कि सिद्धांत क्या है, उसका अर्थ और कार्यक्षेत्र, और राष्ट्रीय नियोजन में जो आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रारंभिक अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत हम ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में देखते हैं सिलेबस आपका क्या है। ठीक है, उत्पादन के उपादान, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम में जो उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अब वो चाहे नियम को लेकर के हो सकते हैं या उत्पादन के उपादान कितने होते हैं। ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है, लैंड, लेबर, ये सब जितने भी हैं आपके उत्पादन के उपादान हैं, इनसे क्वेश्चन सेपरेट बनते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या लिखा है, उत्पादन के उपादान यानी कि इसको इंग्लिश में प्रोडक्शन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, प्रतिफल नियम, ठीक है, प्रतिफल नियम, और प्रदेश के प्रमुख उत्पादन आंकड़े। ठीक है, ये सब इसमें हमें पढ़ना है। फिर उत्पादन के ही उपादान में देखिए यहाँ पर लिखा है भूमि यानी कि लैंड, उसके बारे में हमें फुल डिस्कशन यहाँ पे करना है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, और भूमि का उत्पादन के साधनों के रूप में महत्व क्या है। ठीक है, उत्पादन के साधन जैसा कि मैंने आपको बताया भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ठीक है, और साहस। तो उन उत्पादन के जो उपादान हैं, ठीक है, उनमें से जो भूमि है उसका क्या महत्व है उत्पादन में। ठीक है, उत्पादन में उसका क्या महत्व है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तथा साधन तथा विस्तृत खेती, सघन और विस्तृत खेती। देखिए इससे क्वेश्चन आपका बनता है सघन और विस्तृत खेती में अंतर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ आप सिलेबस को नोट करिए। ठीक है, और वहां पर उसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करिए। इंपॉर्टेंट लिखना है, इंपॉर्टेंट लिखिए, क्योंकि वहां से सीधा क्वेश्चन बनेगा। आपका सिलेबस आपका 70% निर्धारित किया गया है, तो उसी के अनुसार आपको रणनीति बनानी है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ, जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको भी वहां पर इंपॉर्टेंट लिखना है, उन पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सघन और विस्तृत खेती में अंतर ज्यादातर पूछा जाता है, हालांकि हम दोनों को सेपरेट अच्छे से डिस्कस करेंगे।
फिर उसके बाद श्रम यानी कि लेबर, श्रम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, श्रम की विशेषताएं क्या होती है, श्रम का विभाजन क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी सिद्धांत और थ्योरी दी गई थी उसके आधार पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आपकी पूंजी आ जाती है, पूंजी का वर्गीकरण, पूंजी कितने प्रकार की होती है, पूंजी क्या होती है, पूंजी का क्या महत्व है उत्पादन में, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। ठीक है, सिलेबस को देखते हुए तो फिर उसके बाद आपका आता है विनिमय। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा वो उत्पादन के उपादान, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, साहस, ये सब उत्पादन के उपादान है, प्रोडक्शन फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन फैक्टर के बाद हम बात करेंगे विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज से क्या तात्पर्य है, उसकी परिभाषा, प्रकार, विनिमय के लाभ क्या है, बाजार के प्रकार। ठीक है, बाजार से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाजार, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट क्या है, उसके क्या प्रकार हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा बनता है। ठीक है, तो बाजार के प्रकार, बाजार और सामान्य मूल्य, मांग और पूर्ति का नियम। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांग और पूर्ति का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ये चाहे लिख लीजिए, जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांग और पूर्ति के नियम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो मांग का नियम पूछा जाएगा या पूर्ति का नियम पूछा जाएगा, हम दोनों को ही यहाँ पर पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वितरण, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे हम, परिभाषा और निर्धारण के सिद्धांत और लगान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लगान। ठीक है, लगान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पर एक अलग वीडियो बनेगा, अलग क्लास होगी, इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझने वाला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट लिखा, आपको भी सिलेबस को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, पहले पन्ने पर आप नोट्स बनाएंगे तो पहले पन्ने पर आपका सिलेबस ही वहां पर होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो अगली स्लाइड में उपभोग, उपभोग मतलब कंजप्शन। ठीक है, उपभोग क्या है, उपभोग की परिभाषा, उसके लक्षण। ठीक है, ह्रासमान तुष्टिगुण नियम, मांग का नियम। ठीक है, ह्रासमान तुष्टिगुण नियम मतलब लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान तुष्टिगुण नियम। ठीक है, इस पर हम बहुत अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें कंसेप्ट हैं जो विद्यार्थियों को इसमें दिक्कत आती है, तो उसको बहुत ही आसान तरीके से, जो ग्राफ बनते हैं, जो टेबल बनती है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फिर मांग का नियम, जैसा कि मैंने आपको पहले अगली स्लाइड में बताया था, मांग और पूर्ति का नियम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्रासमान तुष्टिगुण नियम, मांग का नियम, इनमें जो कंसेप्ट है वो यहीं से निकल कर आता है, तो इसलिए यहाँ पर है। फिर उसके बाद आपका पांचवा जो पॉइंट है, सहकारिता, कोऑपरेटिव्स। ठीक है, सहकारिता का प्रारंभिक ज्ञान, सहकारिता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद उसके संगठन एवं ग्रामीण बैंकों का कृषि में योगदान। ठीक है, ग्रामीण बैंकों का कृषि में क्या योगदान है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब जैसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ग्रामीण बैंकों का कृषि अर्थशास्त्र में या कृषि में क्या उपयोग है, बताइए। ठीक है, तो ये सब सिलेबस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए आपका जो है छठी यूनिट कह लीजिए, छठा पॉइंट कह लीजिए, प्रारंभिक ग्रामीण समाजशास्त्र, यानी कि जो ग्रामीण यानी कि गांव का जो आपका परिदृश्य है, उसकी क्या मतलब स्ट्रक्चर है, वो क्या है, उसके बारे में सभी एस्पेक्ट को, सभी पहलुओं को आपको जानना होगा। ठीक है, तो ग्रामीण, प्रारंभिक ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्राम जीव का उद्भव मतलब कि ग्रामीण जीवन का उद्भव कैसे हुआ, विकास, ग्रामों का सामाजिक गठन, सामाजिक गतिशीलता तथा सामाजिक परिवर्तन, जनसंख्या दबाव एवं बेरोजगारी समस्या का समाधान, ग्राम विकास में योगदान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से जो पोर्शन है, जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी और बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं बताता चल रहा हूँ आप उसको नोट करते हुए चले। ठीक है, और ग्राम विकास में योगदान। ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र का। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका लघुत्तरी में बन सकता है, पंचवर्षीय योजनाओं
योजना में कृषि का स्थान, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा रही थी जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद से ही 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा रही है, जैसा कि नाम से ही विदित है। अब उस योजनाएं के अंतर्गत जो 5 साल में हमें क्या क्या जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको कम करना है, किस चीज पे कितना काम करना है, उसमें से जो कृषि है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे कितना काम करना है, वो उसका क्या महत्व है, पंचवर्षीय योजनाओं के आने से कृषि में क्या उसका योगदान रहा, उसका क्या स्थान है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हमें बात करनी होगी। फिर उसके बाद पुस्तकें, कोई भी पुस्तक निर्धारित या संशोधित नहीं की गई है, विद्यालय के प्रधान विषय अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तक का चयन करें। तो ये तो पॉइंट था जो यूपीएमएसपी की साइट पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो किताबें तो आपके पास होंगी ही होंगी। ठीक है, भारतीय प्रकाशन चलती है और ज्ञान प्रकाशन चलती है। हालांकि मैं जो चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, क्वालिटी कंटेंट इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही विश्लेषण करने के बाद ये कंटेंट आपको जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। इससे पढ़िए, नोट्स बनाइए और कई बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, बहुत बार रिवीजन करेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और फिर तो मैं हूं ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे हैं। तो अभी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, उस पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और एक बार और ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देते हैं और शेयर करिए फटाफट। अभी 75 लोग लाइव हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। ठीक है, एक बार शेयर करिए। और हाँ, हमारे एक नए चैनल की जो लिंक है आपको चैट बॉक्स में पिन कर दी गई है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं लाइव आने के लिए, फिर उस पर हम अपनी बोर्ड की क्लासेस वहां पर शिफ्ट कर देंगे। और उसको भी शेयर करिए। ठीक है, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, शेयर करिए एक बार फटाफट सभी लोग। हाँ, ठीक है, तो देखिए, कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र, क्लास 12 एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं, क्या उद्देश्य है इसका। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो क्लास 11th क्लास 12th में विद्यार्थी आए हैं क्लास 11 से पढ़ करके, जैसे कि कृषि जंतु विज्ञान आपने पढ़ा, कृषि रसायन विज्ञान पढ़ा, ठीक उसी प्रकार कृषि अर्थशास्त्र, यानी कि जो कृषि अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र की क्या है, एक शाखा है। क्या है, एक शाखा है। तो उसी में हम पहले ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे कृषि अर्थशास्त्र क्या है और कृषि अर्थशास्त्र का पढ़ने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति आपके ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोनोमिकास से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोनोमिकास से हुई है। ठीक है, यहां पर लिखता हूं ओकियोनोमिकास। ये क्या है, एक इकोनॉमिक्स ये है। ठीक है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, अब इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये ग्रीक वर्ड है तो ये 2 भागों से मिलकर बना है, ओकियो और नोमस। ठीक है, ओकियो और नोमस। अब आगे देखते हैं स्लाइड में। ठीक है, आगे देखते हैं, तो वहां पे मैं बताता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, जो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोनोमिकास से हुई है। ठीक है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द है, क्या है, ग्रीक शब्द क्या है, ओकियोनोमिकास। ठीक है, अब ये क्या है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, अब ये ओकियोनोमिकास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अभी इसका अर्थ निकल कर आएगा। ठीक है,
एक तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका ओकियो, ठीक है, ओकियोस, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, ए हाउस होल्ड, मतलब कि एक गृहस्थी, एक गृहस्थी, एक गृहस्थी, ठीक है। और नोमोस, दूसरा शब्द क्या है, नोमोस। नोमोस का अर्थ है मैनेजमेंट या प्रबंधन। क्या है, मैनेजमेंट या प्रबंधन, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए मैनेजमेंट, तो कहते हैं प्रबंधन। तो क्या अर्थ निकल के आया, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोनोमिकास से हुई है। ये दो शब्दों में ओकियोस और नोमोस। ओकियोस का मतलब होता है ए हाउस होल्ड यानी कि एक गृहस्थी और उसका प्रबंधन। तो एक गृहस्थी का प्रबंधन ही क्या है, अर्थशास्त्र है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब आइए अर्थशास्त्र के बारे में और विस्तृत चर्चा करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, तो देखते हैं। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोनोमिकास से हुई है। ओकियोस का अर्थ क्या है, ए हाउस होल्ड यानी कि एक गृहस्थी या एक परिवार, और नोमोस का अर्थ क्या है, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। तो इस प्रकार से एक गृहस्थ या एक परिवार का किस प्रकार से प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट किया जाता है, वो क्या है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का अर्थ है, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों की आर्थिक गतिविधियों या क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। अब समाज में जो रहने वाले मनुष्य हैं उनकी आर्थिक क्रियाएं, मतलब खरीदना बेचना, ठीक है, विनिमय करना, उपभोग करना, ये सभी चीजें हैं आर्थिक गतिविधियां जितनी हैं, ठीक है, जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं वो सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। और इसका कंसेप्ट आपका मार्शल ने दिया था, ठीक है। तो ये सब उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। अब आइए, ये आपकी स्लाइड हो जाए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। हाँ, अब आर्थिक क्रियाएं या गतिविधियां क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं गतिविधियां क्या होती हैं, तो वह सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य सीमित या दुर्लभ साधनों को के कुशल उपयोग से, ठीक है, सीमित और जो आपके दुर्लभ साधन उनके कुशल उपयोग से अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है, अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह सभी आपकी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए वह सभी क्रियाएं, वह सभी क्रियाएं जो मनुष्य द्वारा सीमित या सीमित या दुर्लभ साधनों साधनों के कुशल उपयोग द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, की पूर्ति करता है, ठीक है। वह सब आपकी आर्थिक क्रियाएं या गतिविधियां इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। अब एक पॉइंट और कह सकते हैं कि
जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका संबंध किससे है? धन के कमाने से। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का संबंध किससे है? धन के कमाने से। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं का संबंध किससे है? धन के कमाने से। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का संबंध किससे है? धन के कमाने से। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं आप। आर्थिक क्रियाओं का संबंध धन के कमाने से है। कमाने से। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाएं क्या है? वह सभी क्रियाएं जो मनुष्य द्वारा सीमित या दुर्लभ साधनों के कुशल उपयोग द्वारा अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह सभी आपकी आर्थिक गतिविधियां या क्रियाएं कहलाती हैं। और आर्थिक क्रियाओं का संबंध सीधे धन से होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की ओर। ये आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आराम से आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है तो कमेंट करके बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, वह सभी क्रियाएं जो सीमित, सीमित का मतलब स्केल, स्केल का मतलब जिन जो कमी है जिन संसाधनों की, या कमी वाले संसाधनों के कुशल उपयोग, मतलब कि बहुत ही इफिशियंट तरीके से, ठीक है, बहुत ही कुशलता से उनका उपयोग करें, संबंधित है और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, वह आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो आर्थिक क्रियाओं में उदाहरण की बात करें जैसे कि उपभोग, उत्पादन, वितरण इत्यादि, ये सभी क्रियाएं आपकी क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं, उनके उदाहरण हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार फिर से, हालांकि जो मैंने आपको पॉइंट पहले लिखा है वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अनार्थिक क्रियाएं। अब आपका जो अगला टॉपिक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रियाएं हो गई हैं, अब अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो वह सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन के कमाने से नहीं होता है। ठीक है, जिनका उद्देश्य धन के कमाने से नहीं होता है, वह सभी क्रियाएं आपकी अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, वह सभी क्रियाएं वह सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य का उद्देश्य धन का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो वो सभी क्रियाएं आपकी अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वह सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, वो सब आपकी अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें आपका परोपकार आ जाता है। ठीक है, परोपकार, सेवा भाव, ठीक है, यानी दूसरे की आप हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो वो सब आपकी अनार्थिक क्रियाएं आती हैं। तो जब दूसरे की हेल्प करते हैं तो आपको धन मिलता है? नहीं मिलता है। तो सब आपकी कौन सी क्रियाएं हो गई? अनार्थिक क्रियाएं हो गई। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो शेयर करिए फटाफट। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है
ठीक है। मनुष्य की वह सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन प्राप्त करना नहीं होता है, वे सभी क्रियाएं अनार्थिक कही जाती हैं। उदाहरण जैसे मनोरंजन, सेवा भाव और आदि। क्योंकि ये सब आप मनोरंजन करते हैं, सेवा किसी कर देते हैं या परोपकार कर देते हैं, तो उनसे आपको धन तो प्राप्त नहीं होता है, तो वो सभी क्रियाएं आपकी अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तो अब आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें मनुष्य जो सीमित संसाधन हैं, ठीक है, जो दुर्लभ संसाधन हैं, उनके कुशल उपयोग से अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो वो सभी आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अनार्थिक में वो सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, वो सब आपकी अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाओं में जो मतलब कि धन से क्या होता है, सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंध होता है। और अनार्थिक क्रियाओं में धन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। आर्थिक क्रियाओं का जो मापन है मुद्रा के द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन अनार्थिक क्रियाओं का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इनका धन से कोई संबंध ही नहीं है, तो मुद्रा आपका मूल्यांकन हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात कि हम अर्थशास्त्र में केवल और केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं, अनार्थिक क्रियाओं का नहीं करते। तो कुछ अंतर है, हालांकि मैं स्लाइड के माध्यम से भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और एक बात और, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का जो कंसेप्ट दिया था, जो अवधारणा दी थी, वो मार्शल ने दी थी। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं की अवधारणा, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं की अवधारणा मार्शल ने दी थी। किसने दी थी? मार्शल ने दी थी। ठीक है, ये किसने दी थी? मार्शल ने दी थी। तो ये एक नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं का जो कंसेप्ट दिया था या अवधारणा दी थी, किसने दी थी? मार्शल ने दी थी। हालांकि मार्शल के बारे में हम और पढ़ेंगे। मार्शल ने अपनी विकास भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी थी। ठीक है, और इन्होंने एडम स्मिथ की कटु आलोचना करते हुए परिभाषाएं दी थी, वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पॉइंट आ गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए कि आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं की जो अवधारणा, जो कंसेप्ट दिया था, वो मार्शल ने दिया था। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। ठीक है, अब देखिए आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर, ये 4 अंक का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ लिखा है आर्थिक क्रियाएं और दूसरी तरफ अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और अनार्थिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो वह लिखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पहला पॉइंट लिखा है कि वह सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य सीमित साधनों का कुशल रूप से उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये आपकी क्या हो गई? आर्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाओं में क्या? इन क्रियाओं का उद्देश्य धन प्राप्त करना नहीं होता है। ठीक है, इन क्रियाओं का उद्देश्य धन प्राप्त करना नहीं होता है। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या लिखा है? उदाहरण, वितरण, उपभोग, विनिमय, ये सब आप क्या है? ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोग, कंजप्शन, विनिमय, एक्सचेंज। ठीक है, ये सब आपके क्या है? आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अनार्थिक क्रियाओं के क्या उदाहरण हो गए? मनोरंजन, सेवा भाव, परोपकार। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो वो आपके उदाहरण हो गए किसके? अनार्थिक क्रियाओं के। ठीक है, अगला पॉइंट, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इनका धन से प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। और अनार्थिक क्रियाओं का, इनका धन से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, क्योंकि इनका उद्देश्य धन कमाना ही नहीं होता है। जब धन कमाना उद्देश्य इनका नहीं है, तो इनका प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध भी धन से नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला आपका आर्थिक क्रियाओं में कि इन क्रियाओं का मुद्रा के माध्यम से मूल्यांकन यानी इनका मापन किया जा सकता है। कैसे?
अब जैसे देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि देखिए वितरण, उपभोग, विनिमय। उपभोग में जैसे कि कंजप्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका लेबर है, ठीक है, श्रम कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में 8 घंटा उसने काम किया, तो उसको आपने 400 रुपए दिए। तो उसने जो आर्थिक क्रियाएं की वो क्या है, जो श्रम कर रहा है लेबर, वह क्या है, उसकी आर्थिक क्रिया है। उसका आप मापन किसके द्वारा कर रहे हैं, मुद्रा के द्वारा। जो आप उसके बदले में, जिसने काम किया उसके बदले में आप 400 रुपए उसको दे रहे हैं, वो क्या है, उस कार्य का, उस क्रिया का मुद्रा के द्वारा आप मापन ही तो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, आर्थिक क्रिया हो गई। अनार्थिक क्रियाओं में जैसे कि आप सेवा कर रहे हैं, किसी के ऊपर परोपकार कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आपको पैसे तो नहीं मिलते, चाहे आप कितनी कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, उसके द्वारा मतलब कि मुद्रा के द्वारा उसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद अंतिम जो बिंदु है आर्थिक क्रियाओं में, कि इन क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया, यहाँ पर अर्थशास्त्र से किया जाता नहीं, यहाँ पर हो जाएगा अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। तो ये कुछ आपके अंतर हो गए आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाओं में, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर अपनी स्लाइड को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जितना अभी तक आपको बताया है मैंने, कमेंट करिए एक बार। धीरज कह रहे हैं यस सर, बिल्कुल। फटाफट कमेंट करके बताइए चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा आशा करता हूं। अब देखिए मानवीय आवश्यकताएं क्या होती हैं। मानवीय आवश्यकताएं क्या हैं, अनंत हैं, ठीक है। जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरी क्या होती है, उजागर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी के पास, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, आपके पास साइकिल है, आप देखते हैं दूसरा आपका जो फ्रेंड है उसके पास वो बाइक से आता है, तो आपका भी मन किया, आपके अंदर भी वो मतलब कि जो वांट्स है, वो आवश्यकता है उजागर हुई कि अबे हमको भी क्या होता, अगर गाड़ी मिल जाती तो बहुत बढ़िया होता। फिर आपको गाड़ी मिल गई, फिर उसके बाद गाड़ी मिलने के बाद आपने देखा कि अगर 4 व्हीलर से चलते तो और बढ़िया रहता। तो फिर आपको जो मतलब कि 4 व्हीलर है उसकी आवश्यकता हो गई। तो मतलब कि एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरी उजागर हो जाती है। तो इसलिए मानवीय आवश्यकताएं क्या है, अनंत हैं, ठीक है। मानवीय आवश्यकताएं क्या है, अनंत हैं, तो अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं। अनंत का मतलब जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है, अनंत हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। एक की पूर्ति होती है, दूसरा क्या होती है, उजागर हो जाती है। तो ये ह्यूमन वांट्स होती हैं, ठीक है। अब आइए स्लाइड को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं। अब देखिए मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं या अनंत हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य की एक आवश्यकता की, एक वांट्स की पूर्ति होती है, वैसे ही दूसरी उजागर हो जाती है, यानी कि दूसरी जन्म ले लेती है। तो ये होती है मानवीय आवश्यकता। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटी सी मतलब पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अर्थशास्त्र के सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी, आपके पाठ्यक्रम में भी आपने देखा अर्थशास्त्र के सिद्धांत। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत आपके एक अर्थशास्त्री हुए, इकोनॉमिस्ट हुए, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हुए आपके, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हुए आपके, एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था मैन, ठीक है। ये अर्थशास्त्री हुए, इन्होंने अर्थशास्त्र के 10 सिद्धांत दिए, अर्थशास्त्र के 10 सिद्धांत दिए, ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र के कितने, 10 सिद्धांत दिए, अर्थशास्त्र के 10 सिद्धांत दिए,
10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो दिए गए इनके द्वारा दिए गए, ठीक है, 10 सिद्धांत दिए, ठीक है। अब वो 10 सिद्धांत क्या हैं, ठीक है, पूरी इकोनॉमिक्स उसी पर बेस्ड है, उन 10 प्रिंसिपल पर, ठीक है। तो 10 सिद्धांत को हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो पहले जो भाग है, ठीक, उसमें 4 सिद्धांत आपके आते हैं, दूसरे भाग में 3 सिद्धांत आते हैं, और फिर जो तीसरा भाग है उसमें फिर आपके 3 सिद्धांत आते हैं, 4 सिद्धांत, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इकोनॉमिस्ट हुए आपके, अर्थशास्त्री हुए मैनकिव्स, इन्होंने अर्थशास्त्र के 10 सिद्धांत दिए, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, तो उनको 3 भागों में बांटा गया। भाग 1, ठीक है, भाग एक में हम चर्चा करते हैं उन सिद्धांतों की, उनमें हम यह अध्ययन करते हैं कि लोग कैसे क्या करते हैं, लोग कैसे मतलब कि डिसीजन लेते हैं, मतलब कि योजना बनाते हैं, ठीक है, लोग कैसे मतलब कि डिसीजन लेते हैं। तो भाग 1 के अंतर्गत आप सिद्धांत 1, सिद्धांत 2, सिद्धांत नंबर 3 और सिद्धांत नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद भाग 2 आता है, ठीक है, भाग 2, ठीक है। भाग 2 में आप अध्ययन करेंगे कि जो भाग 1 में आपने अध्ययन किया जो मतलब कि लोग हैं कैसे अपने मतलब कि डिसीजन लेते हैं, ठीक है, पीपल कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे योजना बनाते हैं, उन सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 2 में जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे से क्रियाएं करते हैं, ठीक है, जैसे बाजार में, मार्केट में, उन सिद्धांतों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। फिर भाग 3 में जो सिद्धांत हैं, कैसे पूरी एक भारत की अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है और उसका क्या गवर्नमेंट का उसमें क्या योगदान होता है, उन पर आधारित सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। टोटल 10 सिद्धांत हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए उनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्री मैनकिव्स ने अर्थशास्त्र के 10 सिद्धांत दिए जो निम्न है। सिद्धांत नंबर 1, लोग दुविधा का सामना करते हैं। अब यहाँ पर सिद्धांत का क्या मतलब है, लोग दुविधा का सामना करते हैं, यानी कि एक चीज को अगर वो लेकर चलते हैं तो दूसरी चीज वो क्या होती है, छूट जाती है। जैसे एग्जाम्पल के उदाहरण के रूप में आप समझने का प्रयास करें, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, अगर वो किसी देश की मतलब कि गरीबी है उसको मिटाना चाहती है, उस पर अगर वो पैसा खर्च करती है तो वो अपनी सैन्य शक्ति यानी कि जो उसकी सुरक्षा है उसको वो छूट जाती है। यदि वो अपनी सैन्य सुरक्षा या जो अपनी जो सुरक्षा है भारत देश के, वो उस पर पैसा खर्च करती है तो एक तो मतलब कि जो पुअर्टी है, जो गरीबी है, उस पर पैसा खर्च करती है तो वो छूट जाती है। यानी कि अगर वो एक चीज को लेकर चलती है तो दूसरी चीज छूट जाती है, तो उसमें उसको दुविधा का सामना करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि दोनों चीजें आपकी साथ में नहीं चल पाएंगी, ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या है, किसी चीज की कीमत वह होती है जिसे आप पाने के लिए कुछ छोड़ देते हैं। यानी कि एक चीज जब आपको पानी होती है, ठीक है, एक चीज को जब आपको पाना होता है तो दूसरी चीज को आपको उसके लिए क्या होता है, उसका त्याग करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। सपोज दैट एग्जांपल समझिए, आप 1 वर्षीय डिप्लोमा के लिए किसी कॉलेज में मतलब कि दाखिला लेते हैं, तो मतलब उसमें आप 1 साल अपना देते हैं और उसी 1 साल के लिए आपको पर मंथ 5,000 रुपए के अनुसार आपको एक नौकरी मिल जाती है, ठीक है। तो 1 साल में अगर पर मंथ आपको 5,000 रुपए मिलता है तो 1 साल में आपका कितना हो गया, आपकी मतलब कि आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपए। कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपए, ठीक है। तो ये तो आपने क्या किया, 1 साल के लिए आपको काम मिल रहा था, वो आपने छोड़ा किसके लिए, डिप्लोमा डिग्री के लिए। अब उस डिप्लोमा डिग्री को पाने के लिए आपने ड्रेस खरीदा, ठीक है, बुक्स खरीदी, स्टेशनरी खरीदी, ठीक है, ड्रेस खरीदा, ये सब चीजें आपने खरीदी, उसमें आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, 20,000 रुपए आपने क्या किए, इन्वेस्ट किए। तो टोटल आपने कितनी उस डिग्री के लिए कॉस्ट पे की, उस डिप्लोमा के लिए कितना आपने कॉस्ट पे किया, 80,000, ठीक है। तो आपने 80,000 रुपए कॉस्ट पे किया। तो यहां पर आपने क्या त्याग किया, 1 साल, मतलब कितना आपने टोटल उस डिग्री के लिए छोड़ा। 1 साल तो आप जो नौकरी मिल रही थी 5,000 रुपए पर महीना, वो छोड़ा आपने, और दूसरा आपने 20,000 रुपए उस डिग्री के लिए पे किए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को आपको क्या होता है, उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत नंबर 2 हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मैंने कुछ शुरुआत में बताया था कि
जो सिद्धांत मतलब भाग 1 में जिन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे वहां पर लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे योजना बनाते हैं, कैसे विचार करते हैं, ठीक है, उन पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि एक चीज को छोड़ें और दूसरी चीज को हम प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। सिद्धांत नंबर 3, ठीक है, सिद्धांत नंबर 3 यहाँ पर लिखा है। सिद्धांत नंबर 3 में तर्क संगत लोग सीधा मुद्दे पर सोचते हैं। तर्क संगत के लोग मतलब कि राशनल पीपल, यानी कि विवेकशील मानव। यानी कि जब आप मार्केट में, जैसे सपोज दैट एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आप पहले पूरी मार्केट का भ्रमण करें। सब्जी मंडी आप गए तो एक से पूछा भाई आलू कितने रुपए किलो है, किसी ने कहा 25 रुपए किलो, दूसरे के पास गए उसने कहा 20 रुपए किलो। तो इस तरह आप सब कुछ ब्यौरा लेते हैं। फिर उसके बाद आपको जो वहां पर सबसे कम रुपए में ज्यादा आपको मतलब की चीज मिल रही होती है, फिर वहां पर आप क्या करते हैं, उस चीज को खरीदते हैं। तो ये क्या है, एक आप सीधे क्या तर्क, अपने तर्क लगाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, विवेक का उपयोग करके उस चीज के बारे में देखते हैं। आप सीधे जाके नहीं खरीद लेते हैं, ठीक है। तो वो लोग उसमें क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। फिर सिद्धांत नंबर 4, सिद्धांत नंबर 4 क्या कहता है, प्रोत्साहन के लिए लोगों की प्रतिक्रिया। प्रोत्साहन का अर्थ यहाँ पर ये है, जैसे आपके फर्म पर या आपके खेत में 4 मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको काम जल्दी लेना है, तो आप उनसे कहेंगे भाई जल्दी जल्दी काम करो, आपकी जो मतलब एक्स्ट्रा आपको बोनस दिया जाएगा या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जो आप पे करते हैं, कि उनको एक टाइप से कह सकते हैं लालच देने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उनकी प्रतिक्रिया जल्दी होती है, जल्दी प्रतिक्रिया, जल्दी जल्दी काम करते हैं कि आपका, जैसे किसी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं कि आपके अगले महीने आपकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाएगी, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, पॉजिटिव होती है और जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो 2 प्रोत्साहन होता है, उसके लिए लोगों की प्रतिक्रिया। और 5वां सिद्धांत क्या है कि व्यापार से हर व्यक्ति बेहतर बन सकता है, ठीक है। तो व्यापार से हर व्यक्ति बेहतर बन सकता है, इसका अर्थ आप इन मायनों में समझ सकते हैं। जैसे किसी देश में किसी वस्तु को उत्पादन में लागत कम आ रही है और दूसरे देश में, जैसे यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया ये एक कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, एक देश ए है और एक देश बी है। यहाँ पर एक एक्स वस्तु का उत्पादन हो रहा है, इसकी लागत क्या है, कम है, और वहीं पर जो दूसरी कंट्री है, बी देश है, वहां पर इस एक्स वस्तु के उत्पादन में लागत क्या आ रही है, अधिक आ रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक देश जहां पर लागत कम आ रही है तो ये इसको क्या कर देगा, मतलब ये इसको मतलब कि ये इससे खरीद लेगा, और जहां पर मान लिया जो दूसरी कमोडिटी है, दूसरी जो वस्तु है, यहाँ पर क्या इसकी लागत यहाँ पर क्या ज्यादा आ रही है, और यहाँ पर जो वाई वस्तु है इसकी लागत यहाँ पर कम आ रही है, तो ये वाली वस्तु ये ले लेगा और ये वाली वस्तु इस देश के पास चली जाएगी। तो इससे व्यापार से क्या हो सकता है, हर व्यक्ति बेहतर बन सकता है, हर देश बेहतर बन सकता है। तो ये सिद्धांत 5वां था। अब बढ़ते हैं सिद्धांत 6 के लिए, ठीक है। सिद्धांत नंबर 6, बाजार आमतौर पर आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है, मार्केट। अब दूसरा सिद्धांत यहाँ पर भाग चल रहा है, इसमें लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे अंतःक्रियाएं करते हैं, तो बाजार के माध्यम से अंतःक्रियाएं करते हैं, बताया जा रहा है। मतलब यहाँ लिखा है बाजार आमतौर पर आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने का मतलब क्या बेचना है, कितना बेचना है, कैसे बेचना है, ठीक है, कितने मात्रा में उत्पादन करना है, वो सब यहाँ पर बाजार के माध्यम से वो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको क्या करता है, व्यवस्थित करता है। सिद्धांत नंबर 7, सरकारें कभी कभी बाजार के परिणामों में सुधार करती हैं, यानी कि बाजार मार्केट स्ट्रक्चर में जो मार्केट संरचना है उसको भी इन्फ्लुएंस करती हैं, बढ़ाती हैं अपनी कुछ क्रियाओं के माध्यम से, ठीक है। फिर सिद्धांत नंबर 8, किसी देश का जीवन स्तर उसकी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता पर निर्भर करता है। यानी कि जिस देश में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो व्यापार ज्यादा होगा तो आप निर्यात करेंगे तो विदेशी जो मुद्रा है आपके देश में आएगी, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल आपकी क्या होगी, इनकम, इकोनॉमी डेवलप होगी, और उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर जो कैपिटा है, पर मनुष्य जो मानव है जो काम करता है उसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो सिद्धांत नंबर आपका 8 हो गया। अब सिद्धांत नंबर 9 में जब सरकारें बहुत पैसा छापती हैं, ठीक है, बहुत अधिक पैसा छापती हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं। आप ये सोचेंगे कि आप जब सरकारें बहुत पैसा छापती तो
भाई लोगों के पास पैसा हो जाएगा, ठीक है, वो अमीर हो जाएंगे। जब सरकार बहुत पैसा छापती है तो लोगों के पास इनकम पैसा ज्यादा हो जाएगा, पैसा ज्यादा हो जाएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदने का प्रयास करेंगे। चीजों को जब खरीदेंगे तो क्या हो जाएगी, मार्केट में जो मतलब कि जो चीजों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, जब मतलब ये आप पढ़ेंगे, नियम है आपका मांग का नियम, ठीक है। जब चीजों की कमी हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब वस्तुओं की कीमतों में क्या हो जाएगी, मतलब मात्राओं में जब कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्राइस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। सिद्धांत नंबर 10 और आखिरी, समाज को मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक अल्पकालिक व्यापार बंद का सामना करना पड़ता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब कभी वस्तुओं में मतलब उसके प्राइजेस में, ठीक है, उसके जो रेट है उनमें जब चढ़ाव होता है, जब बढ़ते हैं, और बेरोजगारी जब आती है तो उसके बीच में एक छोटा सा समय होता है, उसमें व्यापार क्या होता है, बंद हो जाता है, उसका क्या होता है, सामना करना पड़ता है। तो ये आपके 10 सिद्धांत हो गए जिनकी मैंने चर्चा की। तो आज के इस पूरे लेक्चर में मैं कंक्लूड करता हूं। मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस बताया, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद मैंने आपको इकोनॉमिक्स क्या है वो बताया, ठीक है। उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोनोमिकास से हुई है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओकियोस नोमोस। ओकियोस का मतलब होता है ए हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब एक गृहस्थी का कैसे प्रबंधन किया जाता है। फिर उसके बाद जो मतलब कि आपकी आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, उनमें अंतर क्या होता है, और इसका कंसेप्ट मार्शल ने दिया था। फिर उसके बाद आपको मैंने सिद्धांत बताए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो इतना आप लोग नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। मिलते हैं अपनी कल क्लास में, और एक बार देख लेते हैं कितने विद्यार्थी लाइव हैं, और जैसा आपको समझ में आ रहा है अच्छे कमेंट करके बताइए। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और नए चैनल की लिंक आपको यहाँ पर लाइव चैट में पिन कर दी गई है, उसको भी शेयर करें और ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, चंद्रबल पांडे किसका सिद्धांत है? सिद्धांत देखिए, पूरी क्लास आपने देखी नहीं होगी शायद, ठीक है। मैंकिस एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने 10 सिद्धांत दिए थे अर्थशास्त्र के। आप वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।